गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नीलकंठ पार्ट 15 जो कि महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा ने इसमें पक्षी और पशुओं का या पशुओं के अंतर मन में चलने वाले विचार या भावनाओं का मानवीकरण किया है। अर्थात पशु भी मानव के समान किस प्रकार से अपनी संवेदनाएं अभिव्यक्त कर सकता है, ये हमें इस कहानी के जरिए पता चलता है। इस कहानी में लेखिका ने एक मोर और मोरनी का बहुत ही अधिक मार्मिक वर्णन किया है। लेखिका एक बार चिड़िया बेचने वाले से मोर और मोरनी खरीद कर लाती है और उसे अपने आंगन में रख लेती है। उसका एक अपना चिड़ियाघर है, उसमें वह रख लेती है। वह दोनों बड़े होते हैं और वह दोनों चूजे बड़े होकर के एक मोर बनता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और एक मोरनी बनती है। उसके पंख इतने सुंदर नहीं हैं, पर फिर भी वह अपनी नजाकत से सुंदरता की एक मिसाल साबित करती है। और जो मोर है वह उसके बहुत ही सुंदर पंख हैं। वह जब भी कोई उसके अतिथि आते हैं या मोर जब नीलकंठ जिसका नाम रखा गया, जब भी महादेवी वर्मा अपने चिड़ियाघर में आती है तो मोर उन्हें आकर्षित करने के लिए अपने पंखों को फैलाकर गोलाकार करके नृत्य प्रस्तुत करता है। और वह जो लेखिका है उन्हें देखकर उसे उस नृत्य को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होती है। जो भी उनके अतिथि आते थे, विदेशी अतिथि, वह भी उसे देख कर के मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रहते। एक बार फिर जब महादेवी वर्मा उसी चिड़िया बेचने वाले से एक और घायल मोरनी लेकर आती है, जो घायल मोरनी है वह भी उस मोर पर अपना अधिकार जमाने लगता है और जो उसकी पहली वाली जो मोरनी होती है उसके पंख, उसके जो अंडे होते हैं उन्हें वह फोड़ देती है। और उनके फूटने से जो मोर है वो बहुत आहत होता है, दुखी होता है और धीरे धीरे खाना खाना बंद कर देता है और वह मर जाता है। और जो दूसरी मोरनी थी वह भी कुछ दिनों बाद मर जाती है। और जो पहली मोरनी थी वह आज भी मोर का इंतजार करती है, अंतर्नाद करती है। इस प्रकार से यहाँ पर मोर और मोरनी की भावनाओं को नीलकंठ पाठ के द्वारा महादेवी वर्मा ने अभिव्यक्त किया है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। तो सब लोग देखेंगे पाठ 15 नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़िया और खरगोश की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। ये चिड़िया बेचने वाला कहता है गुरुजी से। गुरुजी मतलब महादेवी वर्मा स्वयं। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। बड़े मियाँ यानी कि चिड़िया बेचने वाले के लिए कहा है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा। तथ्य मतलब इस बात से, इस सत्य से मैं पता था मुझे कि ये ऐसे ही हैं, इसलिए उन्होंने खुद ने रोका। मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था, संकीर्ण मतलब इतना छोटा था कि वह पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। पक्षी शावक मतलब पक्षी के बच्चे, जाली के गोल फ्रेम में, जैसे कि हमारा फ्रेम होता है फोटो फ्रेम, उसी प्रकार जाली का जो फ्रेम था, जाली का जो पिंजरा था, उसमें जैसे जड़े हुए, जैसे कि चिपका रखे हों, जैसे फ्रेम में हमें कोई प्रतिकृति चिपकी होती है, उसी प्रकार से वह दोनों बच्चे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनसे मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा? मुंजी यानी कंजूस क्यों सुनने लगा? जो बड़े मियाँ हैं, चिड़िया बेचने वाले हैं, वह अपनी बात बता रहे हैं कि मैंने मोर के बच्चे कहाँ से लिए और कितने में लिए।
आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंडा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकठे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी जाली का चौकठे का चित्र जीवित हो गया, मतलब जो जाली का चौकटा जो फोटो फ्रेम जैसा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि दोनों चित्र हैं, वह जीवित हो गए, मतलब उन दोनों में हलचल शुरू हो गई, एक्टिविटी शुरू हो गई। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। जब दोनों पक्षी यानी कि जो दोनों चूजे के रूप में थे अभी मोर और मोरनी, वह हिलने डुलने लगे तो ऐसा लगने लगा जैसे कि यह सजीव हैं। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। मतलब ये वास्तव में तीतर है, मोर नहीं है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। यानी कि अगर सब ठग लिया है ऐसे बोल रहे थे तो उनको ये बात सुनकर ही उनको गुस्सा आता था, खुद लेखिका अपने बारे में कह रही हैं। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। सब लोगों ने चिढ़ाया कि आपको ठग लिया है, यह तीतर है, पक्षी मोर पक्षी नहीं है। तो उसकी वजह से उनके व्यवहार में कुछ उन दोनों पक्षियों के प्रति व्यवहार कुछ बदल गया था लेखिका का। लेखिका इसे बताना चाह रही हैं। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। मानो खो गए मतलब कमरे में उनको बहुत अच्छा लगा। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इन लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की जो टोकरी थी उसे अपने नए बसेरे नए घर के रूप में गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में उधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। आविर्भूत मतलब प्रकट होने लगे, यानी कि कभी मेज पर दिखाई देते, कभी उनके सिर पर अचानक आ जाते, है ना। और आश्वस्त होना मतलब उनको ये लगने लगा कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, और जो लेखिका है उनके प्रति वह आश्वस्त हो गए कि ये हमारी संरक्षिका है, हमें नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। इसलिए उनके कमरे में वह घूमने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, इसलिए वो खिड़कियों से बाहर नहीं जा सकते थे, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली का नाम है, इन नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी। नव आगंतुक मतलब नए आए हुए, जो दोनों पक्षी हैं उसके लिए कहा है, उनके लिए कहा है लेखिका ने। और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता ये अनुमान करना कठिन नहीं है। यानी कि वो कहना चाहती हैं कि वह जो बिल्ली है वह उन्हें खा जाती। शोध का परिणाम मतलब शोध यानी वह खोजती, उनको अगर दरवाजा खुला मिल जाता उस बिल्ली को, तो वह दोनों नए आगंतुक जो पक्षी हैं उनको वह खा जाती, उनको कोई भी नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए वह दरवाजा हमेशा बंद रखा करती थी लेखिका। वैसे वह चूहा पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। यानी कि यहाँ पर कहना चाहती हैं कि ऐसे तो वह किसी भी चूहे पर भी आक्रमण नहीं करती, पर यहाँ पर बिना अधिकार के 2 पक्षी नए पक्षी यहाँ आ गए, तो इसलिए वह हो सकता था इनको नुकसान पहुंचा देती, इसलिए उन्होंने दरवाजा बंद करना उचित समझा। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। मतलब उनको उसकी दृष्टि में जो बिल्ली है उसकी दृष्टि में ये एरे गेरे जो दोनों पक्षी हैं वह मेरी टेबल को सिंहासन बना ले। ये स्थिति तो चित्रा की जो अभिमानी थी मार्जरी होने पर, मार्जरी ने बिल्ली होने का जो उसे अभिमान था उसके लिए सहनीय नहीं थी कि वह कोई भी लेखिका की जो टेबल मेज है उस पर या उसकी कुर्सी पर कोई भी आए और बैठ जाए, ये उसके लिए असहनीय था। मतलब वो लेखिका पर अपना पूर्ण अधिकार समझती थी उनकी बिल्ली। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, मतलब वह चिड़िया खाने की तरह लगने लगा कमरा उनका, क्योंकि वह दोनों पक्षी रहते
गंदगी करते और कहीं पर भी उठते बैठते तो वह चिड़ियाघर लगने लगा। तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि लेखिका अपने घर में, एक घर के आंगन में चिड़ियाघर जैसा, चिड़ियाघर की तरह कोई एक स्थान रखती है, जो जाली में बच्चों को या चिड़ियाओं को या इनको बंद करके रखती है। तो वहीं पर जो जीव जंतुओं का एक निवास स्थान बनाए रखा है लेखिका ने, वहां पर ही उन दोनों को भी पहुंचा दिया गया। दोनों नव आगंतुकों ने नव आगंतुकों मतलब नए आए हुए, पहले से रहने वाले में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। दोनों पक्षियों में, जो पहले से पक्षी रहते थे, उनके मन में एक कौतूहल हुआ कि नए आए हैं दो पक्षी। जिस प्रकार से घर में नई बहू आती है तो सब लोगों का एक उत्साह का या उनके लिए एक उनके आगमन पर एक कुतूहल बना रहता है, उसी प्रकार से सब पक्षियों के बीच में भी उन दोनों को लेकर एक कुतूहल हो गया था। कुतूहल से मतलब है एक उत्साह मान लो। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर घूम की रागिनी अलापने लगे। यहाँ पर मतलब पक्षी प्रेम बता रहा है यहाँ पर लेखिका का, कि लेखिका वहाँ पर अपने चिड़ियाघर में कबूतर को भी रखती थी और उसका नाम भी उन्होंने रख रखा था। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासद मतलब सभ्य, जो कि सभासद सभा में सदस्य, जो सभा के राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी तरह बैठ कर के क्रम से बैठ गए और गंभीर भाव से मतलब सीरियस होकर के उनको देखने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे और जिस प्रकार से ऊन की गेंद सॉफ्ट होती है और चारों तरफ उछलती है धीरे धीरे, वैसे ही छोटे छोटे खरगोश उनके चारों तरफ घूमने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूत चाल आ गया। जब दोनों पक्षियों को वहां पर शिफ्ट किया गया तो लेखिका कहती है ऐसा लगा जैसे कि भूत चाल आ गया। उन्होंने यहाँ पर जो उनके चिड़ियाघर में भांति भांति के पक्षी हैं उनका वर्णन यहाँ किया है और उनका क्या रेस्पॉन्स मिला उनको देख करके ये भी बताया है। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। जब इल्ली यानी छोटी सी जो लट है उससे तितली बनती है, तो जिस प्रकार से उसमें कायाकल्प होता रहता है, कायाकल्प ने काया परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार से वह दोनों पक्षी भी मोर के रूप में बदलने लगे। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पेनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति चमकने लगी। गोल आंखों में इंद्रनी मतलब जो इंद्र की पत्नी है, इसे उसे कहते हैं कि नीलाभ यानी नीली आभा वाली, द्युति यानी चमक, और या कहेंगे हम ज्योति चमकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा ही हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। लंबी नीली और हरी ग्रीवा यानी गर्दन, जो उनकी लंबी गर्दन थी, मतलब जब मोर बड़ा होने लगा तो उसकी जो गर्दन है वो भी लंबी हो गई और एक तरफ से नीली और एक तरफ से हरी गर्दन में जब वह हिलती तो भंगिमा मतलब उसके अलग अलग स्टेप से धूप छांव की तरह, जैसे कि धूप में और छांव में अलग अलग रंग दिखाई देता है, उसी प्रकार यह तरंगे उठती हैं। उसी प्रकार से उसकी नीली और हरी गर्दन, जो दो रंग से बनी हुई उसकी गर्दन है, वह जब हिलती तो उसमें भी तरंगे सी उठती थी। कभी नीला रंग दिखता है तो कभी हरा रंग दिखाई देता था। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। दक्षिण यानी साउथ की तरफ, मतलब उसकी बॉडी के साउथ में, और वाम यानी उसके बाएं तरफ दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन, सलेटी कलर का यानी ग्रे कलर का और सफेद रंग का आलेखन यानी लाइंस हमें दिखने लगी। पूंछ लंबी हो गई, उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होते उनके, और उसके जो पंख थे उसमें चंद्रिकाओं मतलब चंद्रमा की आकृति में इंद्रधनुषी रंग दिखाई देने लगे, उद्दीप्त यानी चमकने लगे, बढ़ने लगे, गहरे होने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। और जो पैर होते हैं मोर के, इसे कहा जाता है मोर के पैर बहुत अधिक भद्दे होते हैं, तो उस मोर के भी पैर रंग रहित थे। वह भी गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से, उनकी अगर गति थी वो बहुत तीव्र होती है, मोर बहुत तेज चलता है, तो गर्वीली गति ने एक गरिमा से
रंजित कर दिया। रंजित है रंग दिया। रंग रहित होने के बावजूद भी उसकी गति तेज थी, इसलिए वह भी गरिमा से पूर्ण लगते थे। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। यहाँ पर लेखिका ने मोर के सौंदर्य का वर्णन किया है कि उसकी गर्दन कैसी सुंदर लगती थी, जब वह चलता था तो कैसा लगता था, उसके पंख कैसे थे, उसकी पूंछ कैसी थी, और उसकी जब वह अलग अलग क्रियाएं करता था तो ऐसा लगता था जैसे कि वह कान लगा के सुन रहा है। दाना चुगता था तो अलग लगता था। उसकी जो भंगिमाएं थी, उसके जो हाव भाव थे, वह लेखिका को बहुत अधिक आकर्षित करते थे, ऐसा वह बताना चाहती हैं। मोरनी का विकास और मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ। मतलब मोरनी भी बढ़ी, वो भी बड़ी हो गई, मोर भी बड़ा हुआ, परंतु जितना चमत्कारिक यानी कि बहुत आश्चर्यचकित करने वाला सौंदर्य था मोर का, वैसा मोरनी का नहीं था। परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर कोई उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। कहने का मतलब है कि मोरनी मोर जितनी सुंदर नहीं थी और होती भी नहीं है, तो वह कहती हैं कि पर फिर भी जो उसका चाल ढाल था, उसका जो जितना भी उसकी रंग और आदि की खूबसूरती थी, वही ऐसा लगता था जैसे मोर की सहचरणी है, यानी कि उसकी सहचारिणी का मतलब पत्नी होता है, हालांकि उसके साथ रहने वाली है या उसी जाति की है, ऐसा लगा करता था। नीलाभ ग्रीवा के कारण, नीलाभ नील प्लस आभा से बना है। आभा यानी प्रभा या उसकी ज्योति या उसकी सौंदर्यता। तो नीली आभा वाली जो ग्रीवा यानी कि गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। जिस प्रकार नीलकंठ भगवान कृष्ण को भी कहते हैं, इसलिए कहा नीलाभ ग्रीवा, नीली आभा वाली, नीला सौंदर्य, नीले रंग वाली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ, और उसकी छाया ने जिस प्रकार से छाया हमेशा साथ रहती है, उसी प्रकार उसके साथ रहने वाली जो मोरनी था, उसका नाम रखा गया राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। क्यों ऐसा लगा लेखिका को कि वह सेनापति या संरक्षक है? सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबको रखवाली करता रहता। सबकी रखवाली भी करता और दाना देने की जगह सबको एकत्रित करता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू ने चोंच के प्रहार से उन्हें दंड देने के लिए दौड़ता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनका कान पकड़कर ऊपर उठा लेता, और जब तक वे आंतक्रांत न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। आर्तक्रंदन मतलब होता है, आर्तक्रंदन मतलब अंदर से क्रंदन करना यानी रोना। आर्त भरा हुआ यानी दर्द से भरे हुए क्रंदन नहीं करते, रोते नहीं, तब तक वह उन्हें अधर में यानी हवा में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पेनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद संस्कार हो जाता। कर्णभेद संस्कार मतलब कान में छेद हो जाता था, पर वे फिर उसी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछूल सा खेल खेलते रहते थे। मतलब वह सब पक्षियों का सेनापति था, कोई गलती करता उन्हें दंड देता और फिर भी उनसे बहुत अधिक प्रेम करता था। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। यहाँ पर बताया है कि वह कितना प्रेम करता था सभी जीव जंतुओं को। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी, और वह पूंछ पंख समेट सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पर पड़ा रहा।
राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपने मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। केका मतलब मोर ध्वनि को बोलते हैं। मोर की ध्वनि को, मोर जो आवाज करता है उसे केका ध्वनि बोलते हैं। तो उसने स्वयं जाकर के उसकी मदद नहीं की, परंतु केका ध्वनि करी ताकि कोई गलती ना हो या सब उसकी रक्षा के लिए यहाँ पर आ जाए। प्रसारित कर दी मतलब चारों ओर ये सूचना फैला दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव के जो बड़े पुत्र कार्तिक थे, उनका वाहन मोर ही होता है। तो उसका कारण जो हमारी लेखिका है वह सोच रही है कि क्यों उन्होंने मोर को ही अपना वाहन बनाया होगा। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है। कला प्रिय मतलब उसे कलाएं भी पसंद होती हैं और वह वीर भी होता है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। ये पूछा जाता है प्रश्न, नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं मतलब जो कि मोर जाति में होती है, वह सारी विशेषताएं उस नीलकंठ में थी। उसके अलावा मानवीकरण भी हो गया था, मतलब मानव की सभी भावनाएं भी उस नीलकंठ मोर में थी। जिस प्रकार मानव में रक्षा की, सेनापति की, द्वंद्व की, द्वेष की सारी भावनाएं होती हैं, वैसे ही उस मोर में भी थी। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे सहजात मतलब अपने आप ही उत्पन्न होने वाला लय और ताल थी। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। जब वह नृत्य करता अपने पंखों को गोलाकार, मंडलाकार यानी गोलाकार बना करके, तो वह अपने आप ही लय ताल, एक लय और ताल थी उसके नृत्य में। और वह जब दाहिने और बाएं ओर घूमता था तो अलक्ष्य सम पर, जो कि दिखाई नहीं देता, ऐसे समान दूरी पर आकर के वह रुकता था और फिर नृत्य करता, फिर रुकता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी वह एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। ये कहते हैं कि जो राधा थी यानी मोरनी थी, वह मोर की तरह तो नहीं नाचती थी, पर फिर भी एक छंद रहता था, मतलब एक निश्चित रिदम होती थी उसमें भी। वह मोर के पंखों को दाहिनी ओर से छूती, कभी बाएं ओर से छूती और एक ही लय ताल में नृत्य करती। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, ये तो मैं नहीं बताया जा सकता। परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता बनाकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से ये नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपनी प्रति सम्मान पूर्वक समझकर इसमें अभिभूत हो उठता था। मतलब कहती हैं लेखिका कि एक बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं जालीघर के पास आई, मोर ने मुझे देखा और वह नीचे उतरा अपने जगह से और गोलाकार बनाकर अपने पंखों को नृत्य करने लगा। और उसके बाद जब भी मैं आती, उस जाली के पास आती और वह नृत्य करने लगते और उनके साथ जो भी उनके मेहमान आते उनके सामने भी वह नृत्य करता, जिससे कि सभी विदेशी अभिभूत होते, उनको लगता है उनके सम्मान में वह नृत्य करता है। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पेनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। क्योंकि वह जिस चोंच से वह इतना हिंसक काम कर सकता है, उस चोंच से वह उसकी लेखिका की हथेली को नुकसान न हो, उसमें लग न जाए, इसलिए वह बहुत धीरे से उन चने के दानों को उठाता और खाता था। इसलिए उनको विस्मय होता और उनको हंसी आती। विस्मय इसलिए कि एक पशु होकर भी उनमें किस प्रकार से मानवीयता के गुण हैं। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। मतलब वह ऐसे वृक्षों पर जाकर बैठता जहाँ फल नहीं बल्कि नए नए पत्ते आए हों और फूल आए हों, वहाँ उसे ज़्यादा पसंद आता था।
वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर होता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। यानी कि जब वसंत ऋतु आती और सारी प्रकृति सुंदर हो जाती, तब उसे बाहर निकालना ही पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु थी वर्षा। मेघों के उमड़ाने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। जैसे ही बादल आने आते, वैसे ही उनको पता चल जाता कि अब बारिश होने वाली है, और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती गई हुई, मानो बूंदों के उतरने के लिए समान सोपान पंक्ति बनने लगती थी। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। नीलकंठ और राधा दोनों क्योंकि मोर थे या मोर और मोरनी थे, इसलिए उनकी सबसे प्रिय ऋतु वर्षा होती है। मोर और मोरनी की वह उसमें नृत्य करते हैं। बादलों मेघों के उमड़ आने से पहले, यानी कि बादलों के आने से पहले ही वह जल से युक्त हैं, यह आहट उनको हो जाती थी। उन्हें पता चल जाता था कि बारिश होने वाली है। तब उनकी जो मंद केका ध्वनि है, यानी मंद जो मोरनी की ध्वनि या मोर की ध्वनि है, उसकी गूंज अनुगूंज, गूंज अनुगूंज मतलब गूंज और उसकी प्रतिध्वनि तेज से तेज हो जाती, मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। जो उनकी ध्वनि थी, केका ध्वनि थी, वही मानो बादलों को नीचे उतरने, मतलब बादलों से बरसने, पानी बरसने के लिए सोपान यानी कि सीढ़ियों का काम करती थी, सीढ़ियों की पंक्ति के रूप में होती थी। जिस प्रकार सीढ़ियों से उतरता है कोई व्यक्ति, उसी प्रकार से बादलों से पानी उनकी गूंज और उसकी जो प्रतिध्वनि से उस तीव्रतर होने के कारण ही ऐसा लगता था बादलों से पानी झर रहा है। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता। जैसे जैसे बादल गर्जना करते और उसकी ताल पर ही, उसकी ध्वनि पर ही और तन्मय होकर के जो मोर है वह नृत्य करता। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग भी उतना ही अधिक बढ़ता जाता, और उसकी केका का स्वर उतना ही मद्र से मधुरतर होता जाता, मतलब तीव्र होता जाता। केका ध्वनि भी तेज हो जाती, उसका नृत्य भी तेज होने लगता। फिर कहते हैं कि वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाले बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंद उत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। यहाँ पर अब आगे आने वाली घटना के बारे में लेखिका ने केवल एक संकेत किया है कि इस प्रकार से आनंद उत्सव जो होता था, उसकी रागिनी में, उसकी ध्वनि में बेमेल स्वर, एक ऐसा ऐसा कर्कश स्वर कैसे बज उठा, ये भी एक दुख भरी कहानी है। एक दिन मुझे किसी कार्य में नखास कोने में निकलना पड़ा, और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया, और इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, ये संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। उन्होंने सोच लिया, लेखिका की गाड़ी को जब वापस चिड़िया बेचने वाले ने रोका, तो लेखिका ने सोच लिया कि मैं अब कभी भी या किसी भी पक्षी की ओर नहीं देखूंगी, किसी भी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, और मैं किसी भी पक्षी को अपने घर नहीं लाऊंगी। परंतु विरल दाढ़ी मतलब जो दूर दूर बाल आए हुए थे, ऐसे उस उनका वर्णन किया है चिड़िया बेचने वाले का कि उनका कैसी दाढ़ी थी, और सफ़ेद डोरे से उनके कान में बंधी ऐनक यानी जो चश्मा है, उसकी ओर ही उन्होंने देखना आरंभ किया, और किसी भी पिंजरे की ओर उन्होंने नहीं देखा। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़े ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर तोड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश ये कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई, और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब
तब उस जालीघर में पहुंचाया तब उसे भी जालीघर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव में भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और न वह किसी नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। इस कलेश की वजह से और फिर राधा से दूर रहने के कारण नीलकंठ भी परेशान रहने लगा। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक दिन मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाड़ एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा को निश्चेष्ट से कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव में द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कुजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कुजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। क्या कहा उन्होंने? लेखिका कहती हैं कि इन 3 पक्षियों ने यानी कि नीलकंठ और राधा और जो कुब्जा थी, इन 3 पक्षियों ने पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का, पक्षियों की प्रकृति भी स्वभाव भी अलग अलग तरीके का होता है। हम ऐसा मानते हैं कि मनुष्य का ही स्वभाव अलग अलग भिन्न प्रकार का होता है, परंतु पक्षियों के जो स्वभाव है वो भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि कुब्जा का स्वभाव बिल्कुल अलग था और राधा का स्वभाव बिल्कुल अलग था। तो ये कहते हैं ये मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है, मतलब प्रतीक्षा ही उसकी दूसरी सहेली है या वह 2 जनी है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, मेघाच्छन्न मेघों बादल से ढक जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। कहने का मतलब है आज भी राधा नीलकंठ का इंतजार करती है और वह केका ध्वनि करती है जब भी बादल आते हैं और वह मानती है कि कभी न कभी नीलकंठ वापस आएगा। यहाँ पर महादेवी वर्मा ने 3 पक्षियों के चरित्र का या 3 पक्षियों के स्वभाव का वर्णन किया है और बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। किस प्रकार से उस नीलकंठ का अंत हुआ और किस प्रकार से कुब्जा उनके जीवन में एक दुर्घटना लेकर आई, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ेंगे और हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।